क्या कहलाता है, वो अपनी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू रिलीज़ करते हैं, तो ये हम क्या कहेंगे, डक्ट ग्लैंड्स। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या, उनके पास डक्ट नहीं होता, वो अपनी सिक्रीशन किसके थ्रू करता है, डायरेक्ट ब्लड में, ठीक है, वो अपनी सिक्रीशन ब्लड में देते हैं और फिर ब्लड के थ्रू वो ट्रैवल करके कहाँ पे, अपने टारगेट ऑर्गन तक जाती है, तो इन्हें हम डक्ट लेस ग्लैंड्स कह सकते हैं। मैम एपिथेलियल सरफेस क्या था? हाँ, उस पर बात करते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सरफेस क्या होता है। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ एपिथेलियल सरफेस का, कि हमारे पास देखें, जब हम बात करते हैं ना टिश्यू की, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू हो गया जिसकी आप बात कर रहे हैं। स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं स्पंजी टिश्यूज़, कुछ टिश्यूज़ हो सकते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्पंज लाइक हो, तो शायद कई, अब किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें तो वो अगर आप मुझे बताएं रेफरेंस से, तो वी कैन यू नो हैव एन आइडिया कि किस सेंस में बात हो रही है, ठीक है। मतलब स्पंजी टिश्यू, कोई ऐसा टिश्यू किस कॉन्टेक्स्ट में बात की हुई हो कि जिसकी, जो कि बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करे, तो इसीलिए वहाँ पे इस वर्ड स्पंज यूज़ किया हुआ था। अच्छा, इसके अलावा इस जी अच्छा, स्मूथ जब आप बात करते हैं स्मूथ की, तो वो फिर हमारे पास एक कोई भी ऐसा टिश्यू जिसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है, उसके ऊपर कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं होते या फिर स्ट्रिएशंस नहीं होती है, उससे आप स्मूथ टिश्यू कहते हैं। स्मूथ टिश्यू कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है। मैं आपको अगर मेन टाइप बताऊँ ना टिश्यू की, उसमें कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और इसके अलावा हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, और चौथा कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल, मस्कुलर, चौथा कौन सा होता है, व्हाट डू यू थिंक? चार तरीके का मेन टिश्यू होता है, ठीक है। एक कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा? नर्व टिश्यू। एग्जैक्टली, बिल्कुल, नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम वाला जो टिश्यू होता है, तो ये चार हमारे पास मेन टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। अब फिर इसके अंदर जब आप पढ़ते हैं ना, क्यूबॉइडल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्मूथ एपिथेलियम, ठीक है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, तो ये सारे टाइप्स होते हैं इनके अंदर के, ठीक है। जैसे कि मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? स्मूथ, स्केलेटल, कार्डियक, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो कनेक्टिव, आपको पता है ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, मुझे बताएं बोन कौन से टाइप का टिश्यू है? हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जो है वो इन चारों में से कोई एक तरीके का टिश्यू ही है, कोई भी ऑर्गन लेंगे आप, तो बोन, बिल्कुल सही बोला आपने, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, अब इन सब में हर किसी का एक एक काम है, ये हम टॉपिक से हट गए हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजी है ये भी। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बता दिया, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने के काम आता है। हमारे पास जितना भी लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, बोन, ब्लड, ये सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू है। नर्वस टिश्यू हमारे पास कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपको नर्वस सिस्टम के अंदर मिलेगा। नर्वस टिश्यू का जो सेल होता है उसे आप क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, बिल्कुल। और जो दूसरे जो सेल्स होते हैं, मैंने शायद आप इस क्लास में या फिर किसी और बैच की क्लास थी, कहीं मेंशन किया था ये, न्यूरॉन के साथ जो असिस्टिंग सेल्स होते हैं न्यूरॉन के, वो क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। तो न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल, ये दोनों ही हमारे पास नर्वस टिश्यू बना रहे होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स बेसिकली न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करता है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, खाना वगैरह। तो ये 2 तरीके का आपको इसमें सेल मिलता है। कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू का काम होता है ऑर्गन्स बनाना। जैसे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जो है, स्मूथ मसल क्या बनाता है? ऑर्गन्स बनाता है।
जितना भी इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? मैम जिसमें मतलब इसमें कंट्रोल ना हो। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो जितना भी आपके पास इनवॉलंटरी फंक्शन हो रहा है बॉडी में, आपका दिल का धड़कना या जो भी है, आपकी डाइजेशन हो रही है स्टमक वगैरह के अंदर, ये सब सारा का सारा इनवॉलंटरी फंक्शन है। तो जितना भी आपका ऑर्गन है जो इनवॉलंटरी फंक्शन करता है वो स्मूथ मसल बनाता है। उसके बाद स्केलेटल मसल कौन सा मसल होता है? जो कि बोन से अटैच्ड होता है। स्केलेटल मसल का मतलब क्या है? जो कि स्केलेटन से ज्वाइंट हो, स्केलेटन हड्डियों से बना हुआ होता है। तो बोन से जो अटैच टिश्यू होता है वो स्केलेटल मसल होता है। ये हमारे पास वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी? वॉलंटरी मैम। बिल्कुल, ये क्या होता है? ये वॉलंटरी होता है। उसके बाद हमारे पास जितना भी टिश्यू हमारे पास हार्ट में मिलेगा वो होगा कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मसल। और ये वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी? वॉलंटरी मैम। बिल्कुल इनवॉलंटरी। अब ये तो मैंने आपको 3 टिश्यूज़ बता दिए। अब हम बात करेंगे जो आपका क्वेश्चन था एपिथेलियल टिश्यू। देखें, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये हमारे पास ज़्यादातर ऑलमोस्ट 98-99% एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? लाइनिंग बनाना। इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है? तो एपिथेलियल टिश्यू आपको लाइनिंग, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे किसी भी, ये कोई ऑर्गन है, हम बात करते हैं स्टमक की, ठीक है? तो ये स्टमक के ऊपर जो लाइनिंग होगी ना, वो सबसे ऊपर वाली जो लाइनिंग होगी, ज़्यादातर वो ऑर्गन्स के ऊपर जो सबसे अपर मोस्ट लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। तो एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। हमारी सीलोम के अंदर जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियम टिश्यू बना रहा होता है। लंग्स के ऊपर जो प्लूरल कैविटी, प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, सीलोम के ऊपर। हाँ जी, जैसे हमारी जो बॉडी कैविटी है जिसको हम सीलोम कहते हैं, पढ़ाया था मैंने हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर। सीलोम में क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू की लिए कवरिंग होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जैसे ये हमारे पास ये ऑर्गन्स हैं मेरे सारे के सारे, ये हमारे यहाँ पे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू और ये ऑर्गन्स के ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू। ये जो होती है कौन सी होती है, याद है? नो मैम। तो एक होती है बाहर की तरफ, एक होती है इंटरनल। तो जो अंदर वाली होती है वो कौन सी होती है? वो वेसरल पेरिटोनियम होती है। वेसरल का मतलब, वेसरल वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो जाए मतलब इंटरनल, अंदर वाली की बात हो रही है। वेसरल पेरिटोनियम होती है। बाहर वाली कौन सी होती है? एक्सो। नहीं, एक्सो नहीं होती। रिमेंबर ये हमने बहुत ही हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर इसको पढ़ा था। यस मैम, परफेक्ट। पेराइटल राइट। पेरिटोनियम। अगर मैं आपको 2-3 अब ये देखें, यहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है? इसके अलावा मैं बता दूँ हर ऑर्गन की, अभी ये पूरा मैंने सीलोम को बताया, इसी तरीके से हर ऑर्गन की अपनी लाइनिंग होती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल हार्ट की। हार्ट की कवरिंग होती है, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। यस मैम। हार्ट की कवरिंग को क्या कहेंगे? कार्डिक पेरिटोनियम। नहीं, हमेशा हर किसी की मेम्ब्रेन थोड़ी पेरिटोनियम कहलाती है। पेरिटोनियम सिर्फ सीलोम को कवर कर रही है। और जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो एक बहुत ही थिन सी लेयर है वो पेरिटोनियम है, ठीक है? वेस्ट्रल पेरिटोनियम और पेराइटल पेरिटोनियम। इसका काम होता है प्रोटेक्शन, नरिशमेंट। लेकिन अब यहाँ पे हर ऑर्गन की खुद की भी एक एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। जैसे अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट में वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। हार्ट में कौन सी होती है? पेरिकार्डियम। क्या होती है? पेरिकार्डियम। बाहर वाली कौन सी होगी? वही सेम आप वर्ड्स को यूज़ करेंगे। वेसिकल पेरिकार्डियम। बाहर वाली कौन सी होगी?
पेराइटल अभी बताया था मैंने। Parietal. Pericardium. और इंटरनल कौन सी होगी? Pericardium. वेस्टरल पेरिकार्डियम। तो ये वर्ड आपने याद रखना है, पेराइटल यानी कि बाहर, वेस्टरल यानी कि अंदर वाली तरफ। इसी तरीके से लास्ट एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पे, लंग्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लंग्स में भी इसी तरीके से होता है, बाहर एक हमारे पास लेयर होती है, एक अंदर की तरफ होती है। तो जो इंटरनल होती है उसे हम क्या कहेंगे? वेस्टरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा भी आप सिंपल लफ्ज़ों में कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं इंटरनल को क्या कहेंगे हम? Peritonium. आर यू श्योर पेरिटोनियम कहेंगे? Peripleura. रिमेंबर दीज टू वर्ड्स, एक वेस्टरल, दूसरा कौन सा है? पेराइटल। सही है। Peritum अंदर. Vestral पेरिटोनियम नहीं होती, वेर अ मोमेंट, पेरिटोनियम मैंने बताया अभी, पेरिटोनियम सीलोम में जब आप बात करते हैं ओवरऑल तो वहाँ पे पेरिटोनियम होती है। हार्ट में पेरिकार्डियम है, लंग्स में कौन सी अभी लिखा है ये यहाँ पे? लंग्स में जो मेम्ब्रेन होती है उसे प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? Pleura. तो जो इंटरनल वाली है वो वेस्ट्रल प्लूरा हो जाएगी, तो बाहर वाली क्या होगी? कौन सी प्लूरा होगी? Parietal pleura. एग्जैक्टली। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन समझ आ गया? आपका क्वेश्चन क्या था? स्मूथ एपिथेलियम या फिर एपिथेलियम लाइनिंग? मैं सिर्फ epithelium पूछ रहा हूँ. हाथ समझ आ गया पूरा? मैंने आई थिंक मैंने आपको बता दिया है ओवरऑल। टॉपिक पे वापस आते हैं, हम लोग बात कर रहे थे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो क्या मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स कह सकती हूँ? Yes ma'am. क्यों इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स कह सकते हैं? वे ducts में नहीं होती. तो ये अपनी सिक्रीशन कैसे भेजते हैं? Blood stream के जरिए. ठीक हो गया। अब इनमें इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। देखें, हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन्स बना रहे होते हैं, ठीक है। और जो भी जितने भी ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम बनाते हैं वो कौन से होते हैं? जो enzymes बनाते हैं. Secretion, secretory. वो एक्सोक्राइन होता है। तो हार्मोन्स कौन से सिक्रीट करता है? Hormones endocrine से होते हैं. और एंजाइम्स? Exo से. ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, हमारे पास जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो, अब मुझे थोड़ा सा खुद सोच के बताएं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ज़्यादा जल्दी काम करते हैं या फिर एक्सोक्राइन सिक्रीशन? एंडोक्राइन ग्लैंड ज़्यादा, इनकी सिक्रीशन ज़्यादा जल्दी अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड की? Endocrine की मैम. आर यू श्योर? एंडोक्राइन की? कि मैम एक्सो को तो पहले डक्ट में जाना है, फिर वहाँ प्रोसेस होना है, फिर उसमें. नहीं, ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा है बिल्कुल। जो एक्सो, देखें अब यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये भाई अपना जो सिक्रीशन है वो ब्लड में सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, अपना हार्मोन ब्लड में डाल रहा है। फिर ब्लड से कई दिन लग जाते हैं अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए एक हार्मोन को, जबकि एक्सोक्राइन का क्या है, ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा होता है। एक ट्यूब है जो कि सिंपल एंजाइम ही लेकर जा रही है, ठीक है। ब्लड के तो हज़ारों और काम होते हैं, ब्लड का काम हार्मोन लेकर जाना नहीं है, सेकेंडरी वर्क है उसका, सेकेंडरी फंक्शन है उसका।
तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जो हार्मोन्स की चीज़ है इट्स अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। जबकि एक्सोक्राइन वाला इट्स फास्ट, इट्स वेरी फास्ट। सही है। मैम जैसे कि ब्लड स्ट्रीम में काम हार्मोन्स का नहीं है, लेकिन वो फिर भी लेके जा रहा है, लेकिन जो एक्सोक्राइन है मतलब डक्ट का काम, जो काम इसका स्पेसिफिक काम यही है, तो वो जल्दी करता है इसलिए भी। और आप खुद देखें ना, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका स्टमक है, ठीक है। स्टमक के जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली खाना यहाँ पे है, तो इतना स्मॉल सा पाथवे है, इतना छोटा सा डिस्टेंस है, तो ये जल्दी ही करेगा। यहीं पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हार्मोन भेज रहा है कहाँ पे, ओवरीज को, ठीक है। FSH यहाँ से आ रहा है, ये कितना लॉन्ग पाथवे है, ठीक है, और ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके आ रहा है। तो आप खुद बताएं कि कौन सा जल्दी होगा। स्टमक वाला है, क्योंकि वो अच्छा, स्टमक वाला वो कौन सा, एक्सोक्राइन है, ठीक है। तो इसके 2-3 रीजन है कि ये फास्ट क्यों होते, स्लो क्यों होते। दूसरी बात ये कि जो एंडोक्राइन का जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि हार्मोन्स जो होता है, इनकी सिक्रीशन हार्मोन्स होती है, इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। यस मैम। जबकि जो एक्सोक्राइन का इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो शॉर्ट लास्टिंग होगा। एंजाइम्स आए, एंजाइम्स ने डाइजेशन करवाई फूड के ऊपर, बस उनका काम ख़त्म। अब उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जबकि हार्मोन्स का क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे वो सारे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को वहाँ पे करवा रहा है। तो उस केस के अंदर हमारे पास इसी तरीके से अगर फीमेल में एग्जांपल ले लें, टेस्टोस्टेरोन की जगह पे एस्ट्रोजन काम कर रहा है, जो कि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। इट्स अ स्लो प्रोसेस। हार्मोन्स जो काम करता है वो स्लो करता है, उनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। सही है। यस मैम। अच्छा, इन 2 ग्लैंड के टाइप्स के अलावा हमारे पास एक टाइप जो होता है वो कहलाता है मिक्स्ड ग्लैंड्स या फिर डबल ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स जो कि एज एंडोक्राइन भी काम करें और एक्सोक्राइन भी काम करें। जो ऐसे हार्मोन, क्या सोच सकते हैं, जी कौन से ग्लैंड होते हैं ऐसे? आप खुद सोच रहे हैं वैसे तो। इस पिक्चर को देख के आप मुझे बताएं कि कौन सा। यहाँ पे मुझे दो मिक्स्ड ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। दो मिक्स ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास। बिल्कुल बिल्कुल सही, लिवर और पेनक्रियास। लिवर से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? लाइक बाइल। वो तो एक्सोक्राइन सिक्रीशन हो गई ना। लिवर से कोई एंडोक्राइन सिक्रीशन होती है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन तो आपका पेनक्रियास बना रहा होता है। लेकिन आपने जवाब देखें, जवाब बिल्कुल सही दिया है आपने। लिवर जो है वो आपके पास एंडोक्राइन सिक्रीशन भी बनाता है और एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन में इसका जो सिक्रीशन आती है वो कौन सी हो गई, बहुत सारे मतलब 2-3 हार्मोन्स है जो कि लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। उनमें से एक हेपेटोकाइन एक हार्मोन होता है वो, और इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी मल्टीपल हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद इसकी जी एस्कोट मतलब व्हाट डू यू मीन टू से? लिवर में एंजाइम होते हैं ना, एस्कोट एसिडिटी। जी, लिवर जो है वो एंजाइम भी बना रहा होता है, बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए। लिवर बिल्कुल एंजाइम भी सिक्रीट करता है। लिवर जो है वो एक्सोक्राइन सिक्रीशन, देखिए एक्सोक्राइन सिक्रीशन एंजाइम हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे बाइल हो गया,
बाइल एक्सोक्राइन तो है, क्या बाइल में कोई एंजाइम होता है? हाँ, नहीं, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता। अब हम बात करते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास की एंडोक्राइन सिक्रीशन कौन सी है? इंसुलिन, यस, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, सॉरी, ग्लूकागॉन। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन्स, इसके अलावा एक और हार्मोन भी होता है, सोमैटोस्टेटिन होता है मेरे ख्याल से। खैर, एक और हार्मोन भी होता है यहाँ से। तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये हमारे पास एंडोक्राइन सिक्रीशंस होती हैं किसकी? पेनक्रियास की। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें किसकी? एक्सोक्राइन सिक्रीशन की, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आता है किसका? पेनक्रियाटिक जूस का। इसका सही है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम आते हैं दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ। ओके, तो ग्लैंड्स वाला आपको पार्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद माउथ से जो फूड है वो अच्छा, माउथ के अंदर हमारे पास क्या होता है? सलाइवा, टंग, टीथ, और ये जो ऊपर आपके मुंह का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जो कहलाता है रूफ ऑफ द माउथ, जो ऊपर वाला, जैसे नीचे हमारे पास टंग है, ठीक है, लेकिन माउथ के ऊपर वाला जो पार्ट है वो पैलेट कहलाता है। क्या कहते हैं उसे? पैलेट, पैलेट, ठीक है। और ये दो तरीके का होता है, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। आपका मुंह का जो आगे वाला हिस्सा है, अगर आप उसे अपनी टंग को ऊपर की तरफ टच करेंगे तो आपको हार्ड महसूस होगा, स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ है, तो वो होता है हार्ड पैलेट। लेकिन आप थोड़ा सा मुंह के पीछे की तरफ, एसोफेगस के करीब, अगर आप अपनी टंग को टच करेंगे रूफ से, तो आपको लगेगा वो थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट है, तो वो सॉफ्ट पैलेट होता है। तो पैलेट हार्ड होता है आगे की तरफ, फिर यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट होता है। इसमें ऐसा ही है। जी चले, तो ये हमारे पास चीज़ें होती हैं माउथ के अंदर। फिर यहाँ पे हमारे पास माउथ के अंदर टीथ का काम होता है, च्यू करना, खाने को च्यूइंग काम होता है। अच्छा, हमारे पास जैसे आपने एक, फॉर एग्जांपल आपने एक बाइट लिया, ठीक है, आपने एक निवाला लिया, एक बाइट लिया, तो वो जो खाना था उसके अंदर हमारे पास अब सलाइवा मिक्स हो गया, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स थे वो मिक्स हो गए उस खाने के साथ। अब जो चीज़ आपके पास बनी है ना, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे जो पार्टिकल बने हैं खाने के, फूड पार्टिकल, उसे आप अब फूड नहीं कहेंगे, उसे आप, इट्स नॉट कॉल्ड फूड एनी मोर। इससे आप जो टर्म यूज़ करेंगे वो कहलाती है बोलस। क्या कहेंगे? बोलस, अब आप इसे खाना नहीं कहेंगे, बोलस कहेंगे। जब खाने के साथ सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो उसे आप क्या क्या कहेंगे? बोलस, अब ये बोलस ट्रैवल करता है कहाँ पे? स्टमक में, स्टमक से पहले जो पाथवे है वो फूड पाइप है। फूड पाइप पाइप, क्या कहते हैं उसे? एसोफेगस, एसोफेगस, ठीक है। अच्छा जी, और आपको पता है आपका जो एसोफेगस होता है वो फ्रंटल साइड पे होता है या पीछे की तरफ होता है? एंटीरियर साइड पे या पोस्टीरियर साइड पे? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, क्योंकि एंटीरियर साइड पे आपको, आप टच करके अपने नेक के ऊपर, हाँ जी, टच करके देख भी सकते हैं, आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कुछ अजीब सा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, फील हो रहा होगा, क्योंकि आगे की तरफ क्या होता है? ट्रैकिया होता है, विंड पाइप। विंड पाइप को क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर इस तरीके से, ट्रैकिया किससे बना हुआ होता है? सी शेप्ड कार्टिलेज से बना हुआ होता है। किससे? सी शेप कार्टिलेज। ये सारी चीज़ें मैं पूछूंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये सब आएगा वहाँ पे। तो ट्रैकिया आगे की तरफ, इसीलिए आपको जो है वो इस तरीके का बहुत ही नॉन स्मूथ मटीरियल फील आता है अगर आप टच करेंगे अपना नेक का आगे वाला एंटीरियर साइड को। तो पीछे की तरफ एसोफेगस होता है। फिर एसोफेगस से खाना जाता है कहाँ पे? स्टमक में, स्टमक में, ठीक है। स्टमक हमारे पास कौन सा टिश्यू है? ये टिश्यू है, नहीं, मतलब मस्कुलर टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू में, ओके, मस्कुलर सही है। मसल्स में कौन सा मसल होता है? स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक? स्मूथ, यस, ठीक है, स्मूथ मसल होता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो मूवमेंट होगी स्टमक के अंदर वो हमारे पास
हमारे हाथ में नहीं होती, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। एक और चीज़, जो ये बोलस जब एसोफेगस से होकर स्टमक में आ रहा है तो ये इस तरीके की मूवमेंट होती है, ठीक है। यहाँ से वेव लाइक मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन, खाना इस तरीके से आगे की तरफ जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली जो वेव की तरह मूवमेंट होगी, वेव लाइक मूवमेंट, इसे हम क्या कहेंगे? और ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। कैसी? मैम कैटरपिलर मूवमेंट ना? हाँ, इसे आप कैटरपिलर मूवमेंट भी कह सकते हैं, वेव लाइक मूवमेंट भी कह सकते हैं। ये इनवॉलेंट्री होती है, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला रिलैक्स, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? पेरिस्टल्सिस। क्या बोलेंगे इसे? पहले क्यों पढ़ा था मैं पेरिस्टल्सिस? यस, पेरिस्टल्सिस बहुत सारी जगहों पे होती है। हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टल्सिस मूवमेंट की वजह से ही खाना जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, सही है। और भी कई बॉडी पार्ट है जहाँ पे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, तो कहीं हमने शायद पढ़ा हो। अब स्टमक से खाना मूव करेगा कहाँ पे? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, एक यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका एसोफेगस होता है, इसका देखिए हमारी बॉडी के अंदर जब भी किसी ट्यूब को रोकने के लिए यहाँ पे हमें एक स्टॉप लगाना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे? स्फिंक्टर का काम होता है वन डायरेक्शन वाली मूवमेंट करवाना। जैसे अगर कोई चीज़ आगे की तरफ जा रही है तो अगर वो स्फिंक्टर को क्रॉस कर लेती है तो ये स्फिंक्टर फिर दोबारा से बंद हो जाएगा, तो यानी कि अब ये चीज़ दोबारा से पीछे नहीं जा सकती। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ खाने की बात करूँ तो जब वंस फूड एंटर्स, बोलस एंटर करता है स्टमक में, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। अगर ये स्फिंक्टर ना हो तो क्या चांसेस हैं कि स्टमक का जो खाना दोबारा से एसोफेगस में जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और ऐसा पता है होता भी है जब मूवमेंट सही नहीं हो पाती इस स्फिंक्टर की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें, जब व्हेन समबडी प्यूक यानी कि जब वॉमिट कोई करता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, ये वाला जो स्फिंक्टर होता है ये खुल जाता है, सही है। जब स्टमक ये खाना मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है किसी भी चीज़ को, तो ये स्फिंक्टर खुल जाता है और यहाँ पे बैकवर्ड मूवमेंट होने लगती है। और यही जो बैकवर्ड मूवमेंट होती है ये एंटी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की वजह से होगी, और यहाँ पे इसी को हम वॉमिटिंग कहते हैं, सही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ ये अच्छा, तो एसोफेगस में हमारे पास स्फिंक्टर होते हैं। हम ट्रैकिया में होते हैं वोकल कॉर्ड से पहले। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, वैसे मैं आपको बाद में बताऊंगी अच्छे से। आपको पता है जब हम कोई खाना खाता है तो खाने का कॉमन पाथवे होता है, खाना यहाँ पे आ गया, अब ये एसोफेगस है, ये ट्रैकिया है। खाना तो एसोफेगस में जाता है लेकिन खाना ट्रैकिया में भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ पे एक कैप लाइक ढक्कन की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ये स्फिंक्टर नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं, एक तरीके का स्फिंक्टर ये होता है, इसका नाम है एपिग्लॉटिस। जब खाना हम क्या करता है, स्वेलो करता है, ठीक है, जब हम खाना निगलते हैं निवाले को, तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये ट्रैकिया के माउथ के ऊपर आके उसको कवर कर लेता है। तो इसका अब ये खाना यहाँ पे जाना चाहे भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ये क्लोज हो गया, तो खाना कहाँ जाता है? ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछें कि खाना ट्रैकिया में क्यों नहीं जाता, क्योंकि एपिग्लॉटिस होता है, और बहुत अच्छी बात है एपिग्लॉटिस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा है कि जब हम खाना खाते हुए बात करते हैं तो कभी कभी खाना जो है वो आपके, हम कहते हैं ना सांस की नलकी में पानी चला गया, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि पानी जो है, आप जब बात कर रहे थे खाते हुए पीते हुए, तो उस वक्त आपका जो एपिग्लॉटिस है वो अच्छे से बंद नहीं हो पाया, उसकी मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से थोड़े बहुत जो फूड पार्टिकल्स थे या फिर वो खाना ट्रैकिया में जाना इतना कॉमन नहीं है, लेकिन पानी अक्सर चला जाता है सांस की नलकी में, तो बेसिकली ट्रैकिया को एक बोल रहे होते हैं।
ठीक है। तो एपिग्लूटिस की जो मूवमेंट होती है वो सही नहीं हो पाती जब हम बात कर रहे होते हैं उस दौरान, तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैकिया में चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर हम लोग खांसी आती है और इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी कोशिश करी होती है वहाँ से ट्रैकिया से बिल्कुल जल्द उस पानी को हटाया जाए। सही है। यस सर। तो एपिग्लोटिस इसका नाम होता है। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक स्फिंक्टर है, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है, पता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में भी स्फिंक्टर है कि भाई खाना जब यहाँ पे चला गया तो दोबारा से यहाँ भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे भी स्फिंक्टर होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में भी स्फिंक्टर होता है। तो ये बहुत सारे स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर के नाम भी होते हैं, वो नाम मैं आपको बाद में करवाऊँगी। सही है। ओके जी। तो उसके बाद अब ये क्या हो गया, ये लिवर है। ये आपको ग्रीन कलर में क्या दिख रहा है, पैनक्रियास, ग्रीन कलर में ये रहा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ बाइल, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, लिवर, यस, तो बाइल को प्रोड्यूस करना लिवर का काम होता है, बाइल को स्टोर करना गॉल ब्लैडर का काम होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो लिवर है ना हमारे पास, वो हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है साइज़ में? लिवर। वो लिवर है। लिवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, लिवर हमारी बॉडी का वाहिद ऑर्गन है जो रीग्रो हो सकता है। क्या हो सकता है? मतलब अगर आप मतलब लिवर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप लिवर को इतना काट के ये किसी और पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दें जिसका मैच करता है ऑफ कोर्स लिवर, तो फिर यहाँ से ये जो इस पेशेंट का ये जो डोनर था इसका लिवर रीग्रो होके दोबारा से बन जाएगा, और जो रेसिपिएंट था जिसने लिवर को लिया उसका भी ये वाला जो लिवर इतना पार्ट जो लिया था उसने, उसका भी लिवर कम्प्लीटली बन जाएगा, क्योंकि लिवर वाहिद ऑर्गन है जो कि रीग्रो कर सकता है। अच्छा जी, स्टमक के बाद खाना कहाँ पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि माउथ में जो हमारे पास खाना होगा, जब सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाएगा उसे आप क्या बोलेंगे? बोलस। बिल्कुल उसी तरीके से जब बोलस के साथ स्टमक के एंजाइम्स यानी कि गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाएगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? स्टमक में जो खाना होगा उसे आप बोलेंगे काइम। क्या बोलेंगे? काइम। तो अब मैं जब बोलूँगी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काइम होता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे, अच्छा काइम कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको काइम का मतलब क्या है। बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस। हाँ जी, ठीक है। जब गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाएगा खाने के साथ वो काइम कहलाएगा। तो यहाँ से अब आप इसे काइम बोलेंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? डिडेनम, जेजुनम, इलियम। यस, डिडेनम, जेजुनम एंड इलियम। मैंने कहा कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एलिमेंट्री कैनाल का। अगर मैं पूछूँ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इन तीनों में कौन सा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है? इलियम। सही है। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास स्फिंक्टर होता है, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है, ये और ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट्स होते हैं? एक होता है सीकम, ठीक है, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे ये सीकम है। उसके बाद है कोलॉन, उसके बाद है रेक्टम। ये जो आपको दिख रहा है ये कोलॉन है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जो खाना मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, ऐसा ही है। यस सर। जब ये खाना ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब असेंडिंग है डिसेंडिंग है? असेंडिंग। बिल्कुल, तो ये हो जाएगी असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। यहाँ पे खाना मूव कर रहा है आगे की तरफ, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलॉन।
मैम यहाँ भी एटीपी इस्तेमाल होगी? नहीं, हमारे पास यहाँ पे ये एक्टिवली नहीं खाना मूव कर रहा होता, यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल नहीं होगी। सही है। यस मैम। तो ये समझ आ गया एटीपी वाला, ओ सॉरी ट्रांसफर्स कोलोन तक। यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे खाना डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये कौन सा होगा? डिसेंडिंग कोलॉन। बिल्कुल डिसेंडिंग कोलॉन हो गई। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं जिसमें इस तरफ जा रहा है, इस तरफ मूवमेंट हो रही है, ये कहलाएगी सिग्मॉइड, सिग्मॉइड कोलॉन। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे जो अनवांटेड खाना है, जो फीसेस है, वो स्टोर होता है। इसको हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे एनस जो कि एक कैविटी है जिसके थ्रू हमारे पास अनवांटेड सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर पास ऑन होता है। ये पूरा हमारे पास समरी थी इस चैप्टर की। अब हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अच्छा क्या स्टमक है, तो स्टमक के अंदर कौन से एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। सही है। यस मैम। तो पहला, इसी तरीके से हम लोग जो पहला पार्ट डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा जो ओरल कैविटी है, माउथ कैविटी जो है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ भी है इन्होंने। हम इसको ओके, आई डोंट नो ये भी हो क्यों नहीं रहा, लेकिन इसको मैं फिक्स कर लूँ एक बार। मैं करके दोबारा पेश कर दूँ? या बट मुझे आई वांट टू लाइक चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट हियर। ओके, अच्छा, मीनवाइल आप मुझे बताएं कि ये पूरा क्लियर हो गया ऊपर वाला पार्ट? यस मैम। ओके, खैर ये नहीं हुआ, छोड़ देता है इसको। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शायद, ये लिखा हुआ है सब लिंगुअल ग्लैंड, ये लिखा हुआ है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देती हूँ। मैम इसको हाईलाइट कर देना, उससे नहीं नजर आएगा? अगर वो वाइट हाईलाइट यूज करें? आई एम नॉट श्योर, थोड़ा बहुत आ रहा है, बट ओके, इट्स ओके, आई कैन राइट इट डाउन। ओके, ये समरी क्लियर हो गई। अब हम देखें यहाँ पे एक एक करके इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट होगा, पार्ट होगा, वो कौन सा है? वो है माउथ। क्या है? माउथ। माउथ जो है, मैंने अभी बताया, माउथ एक कैविटी है। अंदर वाली तरफ हमारे पास एक कैविटी है। सही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इट्स अ कैविटी, खाली जगह है ना, यहाँ पे खाना आएगा। अच्छा जी, वो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब कैविटी के अंदर डाइजेशन होती है तो वो कौन सी क्या कहलाती है? कैविटी के अंदर इंट्रा या एक्स्ट्रा? इंट्रा। इसको पढ़ें दोबारा से। एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है। यस मैम। इंट्रा का मतलब सेल के अंदर, जब डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स विद इन द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि जब डाइजेशन हो इनसाइड द कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारे अंदर क्या होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर। अमीबा के अंदर इंट्रा सेलुलर होती है। इंट्रा सेलुलर आर सिक्रीटेड बाय, अच्छा, इंट्रा सेलुलर के अंदर एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में सिक्रीट होते हैं। किसके ऊपर? फूड वैक्यूल के ऊपर।
डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो है वो फिर साइटोप्लाज्म में, देखिए इंट्रासेल्युलर बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, वहाँ पे कोई एक ही सेल होता है तो सेल के अंदर ही डाइजेशन हो जाती है। हमारे अंदर एक मल्टी सेलुलर और इतने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो उसके अंदर तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही होती है। इसी के साथ साथ माउथ हम बात करें अगर, तो माउथ एक कैविटी है। कैविटी का मतलब कि खाली जगह, हॉलो स्पेस। इसके दूसरे नाम है, इसको हम ओरल कैविटी भी यूज़ करते हैं। ओरल आपने वर्ड सुना होगा, जहाँ पे भी वर्ड ओरल आ जाए इसका मतलब माउथ से रिलेटेड कोई बात हो रही है, सही है। यस मैम। ओरल कैविटी कहते हैं इसको, हम बकल कैविटी भी कहते हैं, सही है। यस मैम। तो ओरल कैविटी हो गया, बकल कैविटी हो गया, ये हमारे पास कहलाती है माउथ, इसे हम कहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि माउथ के कंपोनेंट्स, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था इसको, माउथ जो है, जो ओरल कैविटी हमारे पास, वो किस किस चीज़ से सराउंडेड होती है। जैसे कि अगर आप देखें बाहर की तरफ क्या होता है, लिप्स, और यहाँ पे साइड में हमारे पास क्या होता है, चीक्स, और जो फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी है वो किसे क्या कहा जाता है, हाँ जी, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी किसे कहता है, फ्लोर यानी कि नीचे की तरफ, बॉटम पे क्या चीज़, टंग होती है, ठीक है। टंग के ऊपर ही खाना होता है ना, तो इसीलिए फिर वो हम फिर टंग एज अ फ्लोर कंसिडर करते हैं, सही है। जबकि टंग बॉटम नहीं है, टंग के नीचे भी हमारे पास जगह है, लेकिन जो मेनली जो कैविटी हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं वो टंग के ऊपर वाली होती है। उसके बाद इसी तरीके से जो जैसे ये फ्लोर है, उसी तरीके से रूफ ऑफ ओरल कैविटी क्या है, पैलेट, गुड। और पैलेट मैंने बताया था एक सॉफ्ट पैलेट होता है और एक हार्ड पैलेट होता है। अच्छा, मुझे बताया आगे वाला हार्ड है या फिर जो पीछे वाली पोस्टीरियर साइड पे वो हार्ड है, पीछे सॉफ्ट है, आगे हार्ड है। यस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे कि सॉफ्ट पैलेट क्या करता है, आपका जो खाना है, जो फूड है, उसको ये अवॉइड करता है ताकि नेज़ल कैविटी, यानी कि जो नाक के अंदर जो कैविटी है, जैसे माउथ के अंदर ओरल कैविटी, तो नोज़ के अंदर कौन सी कैविटी है, नेज़ल कैविटी। क्या बोलेंगे, नेज़ल कैविटी। तो खाना जो है वो नेज़ल कैविटी में भी जा सकता है। ऐसा भी होता है ना, पानी कभी या कोई चीज़ आपने खाई है जो हमारे पास, जैसे एपिग्लोटिस काम नहीं कर रहा, तो उस तरीके से जब कोई नेज़ल कैविटी तक चीज़ अगर चली जाए तो नाक से भी पानी निकल रहा होता है, राइट। तो वो कहने का मकसद ये है कि जो माउथ है, जो ट्रैकिया है, जो नेज़ल कैविटी है, ये सारा का सारा कनेक्टेड है, सही है। यस मैम। तो यहाँ पे फूड अवॉइड होता है टू एंटर नेज़ल कैविटी। यस मैम। तो जो अभी क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है कि नेज़ल कैविटी अवॉइड करती है, नेज़ल कैविटी बचाती है ताकि फूड cannot enter what, तो नेज़ल कैविटी, सही है। तो सॉफ्ट पैलेट का काम समझ आ गया। जी मैम। अब अगर हम बात करें हमारे पास टंग की, ठीक है, टंग का मैंने यहाँ पे नहीं लगाया पिक्चर, लेकिन टंग की अगर हम बात करें, यस मैम। तो टंग के ऊपर इस तरीके से रेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से अपनी टंग को देखें तो टंग के ऊपर आपको लगेगा कुछ इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पैपिला कहते हैं। पैपिला, यस, पैपिला, ठीक है, ओके। यस मैम। अब इन पैपिला का काम क्या होता है, आप टंग का काम क्या होता है, टंग का काम, बहुत सारे टंग के फंक्शंस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो टंग का फंक्शन होता है टेस्ट, और टेस्ट कैसे आता है हमें पता है, हमारे जो टंग होती है उसके ऊपर क्या होता है, टेस्ट बड्स होता है, ऐसा ही है।
जो पैपिला होते हैं, ये पैपिला बेसिकली इनमें टेस्ट बड्स होता है, और टेस्ट बड्स जो है ये हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर्स रखते हैं। पैपिला के टाइप्स होते हैं, ठीक है, पैपिला के तकरीबन 4 टाइप्स होते हैं, 4 तरीके का मेन पैपिला होता है। उसके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट बड्स में फिर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको टेस्ट रिसेप्टर का नाम होता है गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। खैर आईमेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना डिटेल में जाना, जस्ट आपको बताना चाहिए अच्छा पैपिला है, पैपिला में फिर टेस्ट बड्स होता है। टंग का काम क्या होता है? टेस्ट करवाना, बोलना, ज़बान नहीं होगी तो बोल नहीं पाएंगे, लिंगुलिस्टिक्स बेसिकली टंग का काम होता है। उसके अलावा फूड की मूवमेंट करवाना। मैम एक्चुअल लेंथ क्या होती है टंग की? एक्चुअल लेंथ क्या होती है टंग की? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन इतनी लंबी नहीं होती। ऑफ कोर्स अब वो डिपेंड करता है, आई एम नॉट श्योर इसका नंबर क्या होगा। आप देख सकते हैं अपनी तरफ से भी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इसका कुछ नंबर तो ज़रूर होगा। यस मैम। ठीक है, सो टेक इट एज योर होमवर्क इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। कुछ इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन कुछ इंचेस में अगर आप देखें तो 2-3 इंच की टंग की लेंथ होगी, ठीक है। तो टंग बहुत ही नीचे से कनेक्टेड, एक बोन्स, अच्छा टंग आपकी एक बोन से कनेक्टेड होती है इस तरीके से। इस बोन को हम कहते हैं, इस बोन को हम हायोइड बोन कहते हैं। हायोइड बोन हमारी बॉडी की वाहिद बोन है जो कि किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं होती। Only bone in the body which is not connected with any other bone. यस मैम। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको फंक्शंस बताए टंग के, ये आपको पता होने चाहिए। टेस्ट, लिंग्विस्टिक्स, फूड की मूवमेंट करवाना, च्यूइंग के अंदर बहुत हेल्प करती है टंग, सही है। एंड टॉन्सिल, एंड बात करने की स्पीच। हाँ, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, लिंगुअल स्पीच लिख सकते हैं आप यहाँ पे, चलें, सही है। तो ये टंग का पार्ट हो गया। उसके बाद हम आते हैं टीथ के ऊपर डिस्कस करने के लिए।